जैसे कि हमने फिजियोलॉजी का जो सेकंड चैप्टर था वो लास्ट लेक्चर में कंप्लीट किया था। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 3। ठीक है, जो जो फिजियो का जो थर्ड चैप्टर है वो है जेनेटिक कंट्रोल ऑफ द प्रोटीन सिंथेसिस, सेल फंक्शन और सेल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले इधर इसका बताया हुआ है कि जीन्स के बारे में। जीन्स कहाँ हो मतलब कि पहले उनकी लोकेशन बताई हुई है कि वो जो न्यूक्लियाई होता है सेल के उधर ये मतलब कि लोकेटेड होते हैं। ये क्या कंट्रोल करते हैं? हेरिडिटी, मतलब कि जो हमारी जो कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं जो पेरेंट टू चिल्ड्रन तक जाते हैं उनको ये रेगुलर करते हैं, उनको कंट्रोल करते हैं, उनको ट्रांसफ़र करते हैं। और हमारा जो जीन्स जो होते हैं वो क्या करते हैं? सेल के फंक्शन को कंट्रोल करते हैं। कैसे? बाय डिटर्मिनिंग, मतलब कि किसको डिटरमाइन करके? स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करके और एंजाइम्स और केमिकल को जो कि सिंथेसाइज, मतलब कि स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करके वो एंजाइम्स और केमिकल की सिंथेसिस में रोल प्ले करते हैं। अब एक जो जीन है वो किस किस का बना हुआ होता है? वो डीएनए का बना होता है। जो डीएनए जो होता है वो क्या कंट्रोल करता है? जो कि हमारी जो न्यूक्लिक एसिड होता है उनकी फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है। अब जो राइबोन्यूक्लिक एसिड, ठीक है, अब ये जो आरएनए है वो स्प्रेड आउट होता है थ्रू आउट द सेल, मतलब कि पूरे सेल में वो फैला हुआ होता है। क्या कंट्रोल करता है? कि इस वजह से प्रोटीन की फॉर्मेशन में को कंट्रोल करता है। अब कहता है कि जो जो पूरा प्रोसेस है ना, क्या पूरा प्रोसेस जो कि ट्रांसक्रिप्शन ऑफ द जेनेटिक कोड न्यूक्लियस में होता है और जो ट्रांसलेशन ऑफ द आरएनए कोड, ठीक है, इस सारे पूरे प्रोसेस को मतलब कि आरएनए की सिंथेसिस हो जब हो डीएनए से, उस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। और प्रोटीन की सिंथेसिस हो आरएनए से, उसको हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इन दोनों का जो पूरा प्रोसेस होता है जो कि पूरा सेल के साइटोप्लाज्म में होता है उसको हम कहते हैं जीन एक्सप्रेशन। मतलब कि ये दोनों जब प्रोसेस हो रहे हैं पूरे मतलब कि सेल के साइटोप्लाज्म में, तो उन्हें हम कहेंगे जीन एक्सप्रेशन। अब हमारा कि ह्यूमन बॉडी जो ह्यूमन बॉडी है उसमें अप्रॉक्सीमेटली 20,000 to 25,000 क्या होते हैं? हमारे जीन्स होते हैं। ठीक है, अब ये जीन्स क्या रेगुलर करते हैं? वो कि हेरिडिटी को कंट्रोल करते हैं, वो सारी चीज़ें हैं, बस यही सेम बात है। सबसे पहले बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डीएनए। अब जो डीएनए है कि केमिकल कंपाउंड है, इसमें क्या क्या होते हैं? कि एक फास्फोरिक एसिड होता है, एक शुगर होती है, डीऑक्सीराइबोस शुगर होती है, और 4 नाइट्रोजनस बेस होते हैं, 2 प्यूरिन होते हैं, एडेनिन और ग्वानिन, और 2 पैरामिडिन होते हैं, थायमिन और साइटोसिन। अब जो फास्फोरिक एसिड होता है और जो डीऑक्सीराइबोस होती है वो क्या बनाते हैं? हमारी जो इलेक्ट्रिकल स्ट्रैंड होती है उसको बनाते हैं। ठीक है, जो कि मतलब कि डीएनए की बैकबोन है। और नाइट्रोजनस बेस जो होता है इन दोनों स्ट्रैंड्स के बिटवीन लाई करता है, उन्हें एक दूसरे को कनेक्ट करके रखता है। ये हमारा नाइट्रोजनस बेसिस जो होते हैं। अब न्यूक्लियोटाइड्स जो फर्स्ट स्टेज जो होता है डीएनए की फॉर्मेशन में, उसमें मतलब कि एक मॉलिक्यूल जो होगा फास्फोरिक एसिड का वो किसी भी डीऑक्सीराइबोस में से किसी वो मतलब कि उसके साथ मिलेगा और किसी भी 4 बेस के साथ मिलेगा तो एसिडिक न्यूक्लियोटाइड मिलेगा बनाएगा। जैसे कि अगर मतलब कि 89 के साथ मिलेगा तो डीऑक्सी एडिनाइलिक बनेगा। अगर थायमाइन के साथ थायमाइडाइलिक बनेगा, ग्वानाइलिक बनेगा और सरडाइलिक बनेगा। ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि जब वो किसके साथ मतलब कि किसी भी 4 जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं उनमें से किसी एक के साथ मिल रहा है तो ये चीज़ें बन रही हैं। अब जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं वो मतलब कि टॉपिक है कि जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो ऑर्गेनाइज हो गए जाएंगे तो फिर वो डीएनए की 2 स्ट्रैंड बनाएंगे जो कि हमारे साथ एक दूसरे के साथ लूजली बाउंड होती हैं। अब इसमें क्या है कि हमारे ये बताया हुआ है कि कैसे वो मतलब कि उसमें लिंकेज होगी, वी क्रॉस लिंकेज होगी क्योंकि वो लूजली बाउंडेड होगी। ठीक है, अब इसमें जो कह रहा है कि जो हमारा जो ईच डीएनए होता है वो किसमें मतलब कि फास्फोरिक एसिड का बना हुआ होता है और डीऑक्सीराइबोस मॉलिक्यूल होता है। अब जो प्यूरिन और पैरामिडिन होती हैं वो मतलब कि डीऑक्सीराइबोस जो शुगर होती है उसकी साइड पे वो लाई करती हैं। ठीक है, और इनके दरमियान कौन सा होता है? लूज हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इन दोनों के दरमियान, वही बताई हुई है। अब ये बताया हुआ है कि जो हमारा जो प्यूरिन होता है उसमें एडेनिन जो होता है जो होता है वो हमारी हमेशा पैरामिडिन के थायमिन के साथ वो बॉन्ड बनाएगा, और जो ग्वानिन होगा वो हमेशा पैरामिडिन के साथ बॉन्ड बनेगा। ये हमारे जैसे कॉम्प्लिकेट जो साइटोसिन है ग्वानिन के साथ, साइटोसिन ग्वानिन ये सारे बन रहे हैं। ये से मतलब ये एक दूसरे के साथ पेयर बना रहे हैं। जो एडेनिन होगा वो हमेशा थायमिन के साथ और जो साइटोसिन होगा वो हमेशा ग्वानिन के साथ पेयर बनाते हैं। अब है जेनेटिक कोड। अब जेनेटिक कोड क्या, जो हमारे सबसे पहले बताया कि जो डीएनए की जो इम्पोर्टेंस है ना वो इससे उसकी एक एबिलिटी है कि वो क्या करता है कि हमारी जो फॉर्मेशन ऑफ द प्रोटीन होती है उसको कंट्रोल करता है। ठीक है, जो कि मतलब कि उसको कैसे अचीव कर सके जेनेटिक कोडिंग, मतलब कि उनमें जेनेटिक कोडिंग होती है, पूरा प्रोसेस हो गया वो आगे हम पढ़ेंगे कि कैसे वो स्पेसिफिक प्रोटीन आएगी, कैसे मैसेंजर आरएनए वो सारा बनेगा, वो सारा बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, ये वो बताया हुआ है। कह रहा है कि जो जेनेटिक कोड होता है ना वो सक्सेसिव ट्रिपलेट के मतलब कि जो बेसिस होती हैं ट्रिपलेट ऑफ द बेसिस
पे वो कंसिस्ट होता है, ठीक है। और एक ईच मतलब के जो 3 सक्सेसिव बेसिव होते हैं वो उनका एक कोड वर्ड होता है। जैसे क्या है GGC है, AGA है और CTT है, मतलब कि इन दोनों का एक अलग अलग कोड है। मतलब कि आप जो GGC है जो ये अलग एक चीज़ बनाएगा और जो AGA है वो दूसरी कुछ चीज़ बनाएगा और CTT है ये कुछ अलग चीज़ें बनाएंगे, ठीक है। ये सारी ये बताई हुई हैं। अब जो GGC है ये मतलब कि ये हमारा जो होगा प्रोलिन के लिए है और AGA सीरिन के लिए और जो CTT है ये हमारा ग्लूटामेटिक एसिड के लिए। मतलब कि इनके हर किसी की जो कोड होगी हर कोड का अलग अलग मतलब फंक्शन है कि हर किसी का अलग अलग रोल है। जैसे GGC है ये प्रोलिन बना रहा है, ठीक है। AGA वो सीरिन, मतलब कि ऐसे अलग अलग अमीनो एसिड के लिए को कंट्रोल करते हैं ये कोडान जो कोड्स होते हैं। अब सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस को पढ़ेंगे कि उसमें कैसे सेल न्यूक्लियस जो होता है वो ट्रांसफर होता है साइटोप्लाज्म के RNA कोड में। अब जो DNA जो होता है वो सेल के न्यूक्लियस में मतलब कि लाई करता है, तो वो सेल के जो फंक्शन होते हैं वो कैरिड आउट होते हैं सेल के साइटोप्लाज्म में, ठीक है। और ये हमारे जो DNA के जो जीन्स होते हैं वो क्या कंट्रोल करते हैं कि जो कि हमारे जो साइटोप्लाज्म में जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं उनको कंट्रोल करते हैं। अब इधर ये बताया कि जो हमारा जो RNA होता है वो हमारे न्यूक्लियस से डिफ्यूज आउट होता है, किसके ज़रिए, न्यूक्लियोपोर्स के ज़रिए, फिर वो साइटोप्लाज्म के जो कंपाउंड में होते हैं वहाँ जाता है। तो फिर ये क्या करता है जो RNA है फिर वो वहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस को कंट्रोल करता है। अब RNA इज सिंथेसाइज इन द न्यूक्लियस फ्रॉम DNA का टेम्पलेट, मतलब कि वो कैसे DNA टेम्पलेट में से RNA बन रहा है। अब RNA की सिंथेसिस में ये होगा कि जो हमारी जो दो स्ट्रैंड होती हैं हमारी जो मतलब DNA की वो सेपरेट हो जाएंगी टेम्पररी, मतलब कुछ वक्त के लिए। और ईच जो स्ट्रैंड होगी वो टेम्पलेट के तौर काम करेगी, मतलब किसके लिए, टेम्पलेट के तौर काम करके वो RNA की मॉलिक्यूल की सिंथेसिस में रोल प्ले करेगी। अब जो इसके जो मतलब कि जो कोड के जो ट्रिपलेट्स होते हैं वो मतलब कि DNA में वो क्या करते हैं, वो एक कॉम्प्लीमेंट्री कोड ट्रिपलेट बनाते हैं, ठीक है। किसके लिए, वो मतलब कोडान बनाते हैं, किसके लिए, मतलब इनकी फॉर्मेशन में। मतलब कि जो 3 जो ट्रिपलेट होंगे कोड के वो क्या बनाएंगे, कोडान्स बनाएंगे, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री मतलब। अब ये जो कोडान होते हैं वो क्या करते हैं कि जो हमारी जो अमीनो एसिड होती है उसकी सीक्वेंस को कंट्रोल करते हैं और उस अमीनो एसिड के हिसाब से वही स्पेसिफिक प्रोटीन को सिंथेसाइज करते हैं, कहाँ, सेल के साइटोप्लाज्म में। अब उसके बाद है कि बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ RNA। अब इसके जो बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ RNA क्या है, सारी सेम चीज़ें हैं कि इधर जो उधर डीऑक्सीराइबोस शुगर थी तो इधर RNA में राइबोस शुगर होती है, उधर वो मतलब कि थायमिन था तो यहाँ यूरासिल होता है जो कि एडेनाइन के साथ लाई करता है। ये बस थोड़ा डिफरेंस है इधर। अब फॉर्मेशन ऑफ द न्यूक्लियोटाइड्स, इसमें जो हमारा ये कहता है कि जो हमारा जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है RNA का वो RNA न्यूक्लियोटाइड बनते हैं, ठीक है, जैसे कि DNA सिंथेसिस में थे सारी सेम है, ठीक है। अब इसमें जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें मतलब जो बेसिस होंगे एडेनाइन होता है, गुआनिन होता है, साइटोसिन होता है और यूरासिल होता है। यही ऊपर वाली सारी चीज़ें सेम ही हैं। अब एक्टिवेशन ऑफ RNA न्यूक्लियोटाइड्स, अब इसमें जो नेक्स्ट स्टेप होता है कि ये सारा चीज़ हो गई, नेक्स्ट स्टेप होगा कि उसकी जो मतलब कि एक मतलब कि जो RNA के लिए में जो न्यूक्लियोसाइड रोल प्ले कर रहे हैं उनकी एक्टिवेशन करवाता है कौन, RNA पॉलीमरेज। मतलब कि जो RNA पॉलीमरेज एंजाइम होगा वो जो RNA के जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे उसकी एक्टिवेशन कराएगा। और इसी एक्टिवेशन कैसे होगी कि इसमें हमारा जो क्या होंगे, 2 एक्स्ट्रा फास्फेट, मतलब कि इसमें हमारे 2 एक्स्ट्रा फास्फेट के जो रेडिकल्स होते हैं वो इच न्यूक्लियोटाइड में मतलब कि ऐड होंगे तो फिर वो क्या बना देंगे, ट्राईफास्फेट बना देंगे। ट्राईफास्फेट बन गया, उसके बाद जो हमारे जो लास्ट 2 फास्फेट होंगे वो हमारे जो न्यूक्लियोटाइड होगा उसके साथ मतलब कि कंबाइन होके हाई एनर्जी फास्फेट कंपाउंड बनाते हैं जो कि हमारे ATP से वो डिराइव होता है, ठीक है। ये सारी चीज़ें बताएं, ये सारा स्टेप बताए हुए। अब हम पढ़ेंगे RNA चेन असेंबली, मतलब कि इसमें सारा कैसे चेन बन रही है, सारा कैसे मतलब कि RNA बन रहा है वो अब पूरा प्रोसेस पढ़ेंगे। अब जो RNA चेन असेंबली कहाँ से, फिर हम एक्टिवेटेड मतलब जो एक्टिवेट न्यूक्लियोटाइड मिल गए उसमें हम DNA स्ट्रैंड यूज़ करके RNA की जो चेन को है वो असेंबल करेंगे। इसके मतलब कि RNA के जो पॉलीमरेज था वो उसकी एक्टिवेशन करा रहा था, ठीक है। अब इसके स्टेप्स हैं। अब इसमें क्या आएगा कि जो DNA स्ट्रैंड है ना तो क्या करेगी वो हमारे जो सीक्वेंस ऑफ जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसको ट्रांसक्राइब करेगी जिसको हम प्रोमोटर कहते हैं। अब जो RNA पॉलीमरेज होगा वो क्या करेगा, एक मतलब एप्रोप्रिएट जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रक्चर होगी वो क्या करेगी, मतलब कि प्रोमोटर को रिकॉग्नाइज करेगी और उसके साथ अटैच हो जाएगी। ये एक फर्स्ट स्टेप है किसके लिए, मतलब कि RNA की फॉर्मेशन को इनिशिएट करने के लिए। प्रोमोटर फिर क्या कर रहा है कि मतलब कि जो मतलब प्रोमोटर रिकॉग्नाइज हो रहा है तो फिर उसके साथ वो स्ट्रक्चर जो है वो कंबाइन हो रही है।
अब जब आरएनए पॉलीमरेज प्रोमोटर के साथ अटैच होगा तो पॉलीमरेज क्या करेगा कि जो हमारा डीएनए हेलिक्स है उसकी अनवाइंडिंग मतलब कि उसको अनवाइंड कर देगा, ठीक है। मतलब कि 2 टर्न जो होंगे डीएनए हेलिक्स के उसको अनवाइंड करेगा और हम उसके जो 2 स्ट्रैंड होंगे ना उसकी सेपरेशन करेगा, ठीक है। ये सेपरेशन के लिए उसके बाद ये सेकंड स्टेप है। जो थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो पॉलीमरेज होगा वो मतलब कि हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड होगी उसके साथ मूव करेगा और अनवाइंडिंग करेगा, और इसके अलावा जो 2 स्ट्रैंड होते हैं डीएनए की उसकी सेपरेशन में रोल प्ले करेगा। अब ये उसके साथ मूव करेगा डीएनए के साथ, तो फिर मतलब हर स्टेज में वो क्या करेगा, एक न्यू एक्टिवेटेड आरएनए न्यूक्लियोटाइड ले आएगा कि वो क्या करेगा, वो एक न्यूली फॉर्मिंग आरएनए चेन बनाएगा, ठीक है। उसमें ये सारे मतलब कि जो तीसरा पॉइंट है उसमें ये कैसे न्यूली फॉर्म जो चेन बन रही है उसमें ये पार्ट हैं, ए पार्ट, बी पार्ट, सी पार्ट, डी पार्ट, 4 पार्ट हैं। सबसे पहले वो क्या करेगा कि एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा किस के दरमियान, हमारे जो डीएनए स्ट्रैंड के दरमियान और जो हमारे आरएनए के जो न्यूक्लियोटाइड हैं उसके बेस के दरमियान एक हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। अब बी में क्या होगा कि जो हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज होगा जो कि 3 फॉस्फेट रेडिकल होंगे उनको ब्रेक कर देगा, ठीक है, और हमारी जो लार्ज अमाउंट ऑफ दी एनर्जी है वो निकल जाएगी। अब ये जो एनर्जी जो रिलीज़ हो रही है वो क्या करेगी कि वो एक कोवलेंट लिंकेज बनाएगी, जो मतलब कि जो फास्फेट जो बच गए न्यूक्लियोटाइड में उनमें वो क्या बनाएगी, एक कोवलेंट लिंकेज बना देगी। उसके बाद जो सी पोर्शन है उसमें ये है कि जो आरएनए पॉलीमरेज होगा वो हमारे जो डीएनए का जो जीन है उसके एंड पे लाई करेगा, ठीक है। उसके बाद ये क्या करेगा, एक मतलब कि डीएनए की न्यू सीक्वेंस बनाएगा, उसको हम चेन टर्मिनेटिंग सीक्वेंस कहेंगे, जो क्या करेगा कि जो हमारा जो पॉलीमरेज और न्यूली जो फॉर्म आरएनए चेंज है ना उसको हमारी डीएनए स्ट्रैंड से अलग कर देगा। अब न्यूली जब स्ट्रैंड मतलब अलग हो गई तो न्यूली आरएनए स्ट्रैंड बन गई। उसके बाद जो हमारे जो वीक जो हाइड्रोजन बॉन्ड बन रहा था दोनों के दरमियान और टेम्परेचर वो हमारा ब्रेक हो जाएगा, और फिर डीएनए के पास जो है हाई एफिनिटी होती है कि वो अपने से एक और कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड मतलब कि डीएनए में से डीएनए बना सकता है, उस पर मतलब कि वो अपनी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स की मदद से वो अपना एक और डीएनए में से डीएनए बन सकता है, वो बताई हुई इधर बात। अब टाइप्स ऑफ द आरएनए, सबसे पहले प्रीकर्सर मैसेंजर आरएनए। अब ये जो होती है कि एक सिंगल स्ट्रैंड की आरएनए की है लेकिन ये इमेच्योर होती है, ठीक है। ये प्रोसेस हो जाएगी न्यूक्लियस में तो एक मैच्योर मैसेंजर आरएनए बनेगा। अब जो प्री आरएनए होता है इसके जो सेगमेंट्स होते हैं, एक इंट्रॉन होते हैं जिसको हम रिमूव करते हैं एक प्रोसेस के जरिए जिसके हम कहते हैं स्प्लाइसिंग, और हमारे जो एक्सॉन होते हैं वो मतलब कि वो एमआरएनए के साथ रिमेन रहते मतलब कि उसके साथ रिटेन रहते हैं। इंट्रॉन्स ख़त्म हो जाते हैं लेकिन हमारे जो एक्सॉन होते हैं वो हमेशा हमारे जो आरएनए एमआरएनए के साथ मतलब कि जुड़े रहते हैं। अब उसके बाद है स्मॉल न्यूक्लियर आरएनए। ये क्या करते हैं कि ये हमारी जो प्री एमआरएनए उसकी स्प्लाइसिंग करके एमआरएनए बनवाते हैं। उसके बाद है हमारा मैसेंजर आरएनए। मैसेंजर आरएनए क्या करता है कि ये हमारा जो जेनेटिक कोड होता है उसको कैरी करते हैं और हमारी जो प्रोटीन जो होती है उसकी टाइप को कंट्रोल करते हैं कि कौन सी टाइप ऑफ प्रोटीन बनानी है हमने। उसके बाद है हमारा ट्रांसफ़र आरएनए। ये ट्रांसफ़र आरएनए क्या करेगा, जो हमारे जो एक्टिवेटेड अमीनो एसिड होते हैं उसको ट्रांसपोर्ट करेगा राइबोसोम के पास, और फिर वो क्या करेगा, हमारी जो असेंबलिंग करेगा प्रोटीन मॉलिक्यूल की। अब आखिर में जो है ना जो हमारे 5वां जो है राइबोसोमल आरएनए है, इसमें हमारे 75% जो डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन होती हैं जो हमारे राइबोसोम बनाती हैं, ठीक है। अब इसमें क्या होता है कि हमारी जो प्रोटीन की सिंथेसिस होती है मतलब कि जो प्रोटीन मॉलिक्यूल है इसमें असेंबल होते हैं राइबोसोमल आरएनए। अब कहता है जो हमारा जो जब ट्रांसलेशन होती है तो हमारा जो आरएनए होता है वो एक साइड प्रोवाइड करता है जहाँ मतलब कि पॉलीपेप्टाइड्स जो होते हैं वो हमारे मतलब कि असेंबल्ड होते हैं। ये एक मतलब कि ये मैंने खुद पॉइंट लिखा हुआ है। अब माइक्रो आरएनए, ये हमारी जो आरएनए की सिंगल स्ट्रैंड है जिसमें हमारे 21 to 23 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, जीन की ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन को रेगुलेट करते हैं। अब ये मैसेंजर आरएनए जिसे हम कोडॉन्स कहते हैं। अब जो मैसेंजर आरएनए मॉलिक्यूल होते हैं वो हमारी सिंगल आरएनए की स्ट्रैंड है जो कि हमारी साइटोप्लाज्म जो होती है उसमें सस्पेंड हुई पड़ी होती है। अब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसमें मतलब कि वो 100 to 1000 आरएनए न्यूक्लियर से बने हुए होते हैं। अब इसमें क्या होता है, कोडॉन्स होते हैं, ठीक है। अब जो मतलब कि एग्जैक्टली ट्रिपलेट बनाते हैं डीएनए जेन के। अब इसमें देखो ये कि इसके एग्जांपल ले लें कि अब कोडान है CCG, ट्रिपलेट के फॉर्म में कोडान्स होंगे UCU और GAA। अब जो हमारा CCG है ये प्रोलीन का है, UCU है जो हमारे सीरीन का है, GAA ये ग्लूटामिक एसिड का ये ट्रिपलेट है कोडान का, ठीक है। और इन मतलब कि ये स्पेसिफिक अमीनो एसिड ये रेगुलेट करेंगे स्पेसिफिक प्रोटीन बनाने के लिए।
अब ये आरएनए कोडॉन्स मतलब कि जो हमारे 20 जो होते हैं कॉमन अमीनो एसिड होते हैं जो कि हमारे प्रोटीन की मॉलिक्यूल बनाते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारा एक स्टार्टिंग मैन्युफैक्चर प्रोटीन मॉलिक्यूल होता है, ठीक है, और एक 3 कोडॉन में होता है। जो 3 मतलब कोडॉन होते हैं वो स्टॉप करते हैं मतलब कि प्रोटीन की मॉलिक्यूल स्टार्ट ए करता है और मतलब कि स्टॉप 3 करते हैं कोडॉन प्रोटीन मॉलिक्यूल को। अब ये सारा टेबल है जिसमें अमीनो एसिड लिखा हुआ है और उनके जो कोडॉन्स लिखे हुए हैं, सारा ये बताया हुआ है कि ये पूरा मतलब याद करना है। ये मतलब कि ये आप मतलब कि बना भी सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि ये देखो, अब जब GC पहले मतलब कि यू के साथ कंबाइन हो रहा है, फिर जो साइटोसिन के साथ, फिर हमारा एडिनाइन के साथ, फिर गुआनिन के साथ, ऐसे मतलब ये सीक्वेंस की तौर ये बन सकते हैं, ठीक है। ये सारे मतलब कि एक अमीनो एसिड है उसके इतने RNA के कोडॉन्स हैं, वही सारे बताए हुए हैं, ठीक है। अब ट्रांसफ़र RNA जिसे हम एंटी कोडॉन कहते हैं, ठीक है। ये एक एसेंशियल है मतलब कि प्रोटीन साइंटिस्ट के लिए एसेंशियल है। मतलब इसमें क्योंकि ये एसेंशियल इसलिए ये क्या करेगा कि हमारी जो अमीनो एसिड्स होंगे उसको ट्रांसफ़र करेगा कि वो क्या बनाए, स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन बना सकें, ठीक है। ये मतलब कि एंटी कोडॉन मतलब कि जो हमारे कोडॉन मिले उधर से ये उसके अगेंस्ट वाले जो होंगे कोडॉन वो लेके आएगा, तो फिर उसी टाइप की जो प्रोटीन होगी वो ट्रांसफ़र RNA के ज़रिए वो बनती है। मतलब कि जो हमारा जो फंक्शन है ना जो tRNA का, वो क्या करेगा कि एक अटैचमेंट प्रोवाइड करेगा स्पेसिफिक अमीनो एसिड की कि वो ताकि मतलब कि एक प्रोटीन की चेन को मतलब कि फॉर्म कर सके, ठीक है। और ये इसमें क्या होगा कि जो हमारा जो स्पेसिफिक कोड होते हैं जो tRNA के लिए, tRNA के जो स्पेसिफिक कोड होंगे वो क्या करेगा कि एक स्पेसिफिक कोडॉन को रिकॉग्नाइज करेंगे, तो उसके हिसाब से जो ट्रिपलेट ऑफ द नाइट्रोजन बेस होते हैं वो ये उनके साथ अटैच करा के फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन बनाने में हेल्पफुल साबित होते हैं। अब थर्ड जो टाइप है वो राइबोसोम RNA जो क्या करके हमारा जो 60% है राइबोसोम का बनाता है, ठीक है। इसमें मतलब कि 75 टाइप्स ऑफ द प्रोटीन होते हैं, जैसे कि स्ट्रक्चर प्रोटीन और जैसे कि जो क्या करते हैं और एंजाइम्स को रेगुलर करता है। अब जो राइबोसोम है वो फिजिकल स्ट्रक्चर जो होती है वो साइटोप्लाज्म की वो क्या करेगा कि इसमें हमारी जो प्रोटीन की सिंथेसिस है वो ये प्रोवाइड करेगा, जिसमें प्रोटीन होते हैं वो सिंथेसाइज होते हैं। अब ये क्या करेगा जो tRNA वो ट्रांसपोर्ट करेगा, सबसे पहले अमीनो एसिड जो ट्रांसफर करेगा राइबोसोम के पास, फिर ये क्या करेगा कि मतलब कि प्रोटीन की डेवलपमेंट होगी। और जहाँ mRNA जो होता है वो हमेशा क्या करता है कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन जो होती है मतलब कि सीक्वेंस ऑफ द अमीनो एसिड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको मतलब कि वो प्रोवाइड करता है, ठीक है। और उसकी उसी के हिसाब से मतलब स्पेसिफिक टाइप ऑफ द प्रोटीन मतलब कि बनती है। अब ये जो राइबोसोम होता है वो एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है जहाँ क्या होता है कि प्रोटीन मॉलिक्यूल बनते हैं। मतलब कि राइबोसोम और RNA में ये क्या करेंगे फिर एट लास्ट मतलब कि ये प्रोटीन की सिंथेसिस करेंगे। ट्रांसलेशन क्या है कि प्रोटीन की फॉर्मेशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि हमारा जो mRNA का जो मॉलिक्यूल होगा वो किसके साथ मतलब कि वो राइबोसोम के साथ कांटेक्ट में रहेगा, ठीक है। इसमें मतलब कि फिर स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी जो सीक्वेंस होगी वो RNA बेसिस की वो जिसे हम कहते हैं चेन इनिशियल कोडॉन, ठीक है। वो क्या करेंगे फिर वो mRNA वो होता है जो हमारे राइबोसोम के साथ ट्रैवल करेगा, ठीक है। और एक इस पर प्रोटीन मॉलिक्यूल बन जाएगा। मतलब कि एक कोडॉन्स होंगे वो फिर रिकॉग्नाइज करके फिर मतलब कि अपनी वो स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी प्रोटीन बनाते हैं, जिस प्रोसेस को हम ट्रांसलेशन कहते हैं। इधर टर्म में पॉलीराइबोसोम वो होता है कि जब एक सिंगल RNA मॉलिक्यूल है वो हमारा एक प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहा है मतलब कि इन सेवरल राइबोसोम्स में, मतलब कि एट अ सेम टाइम कि वो मतलब एक सिंगल mRNA जो मॉलिक्यूल है वो प्रोटीन मॉलिक्यूल बना रहा है कहाँ मतलब कि सेवरल राइबोसोम्स में, तो उसे हम कहते हैं पॉलीराइबोसोम्स। मतलब कि बहुत सारे राइबोसोम्स में हमारी प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है जो कि एक सिंगल mRNA मॉलिक्यूल बना रहा है, तो उसे हम कहेंगे पॉलीराइबोसोम्स। अब इधर के हमारे जो मतलब के जो स्टेप्स हैं प्रोटीन सिंथेसिस के वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। इसमें हमें सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा अमीनो एसिड होती है वो उसको एक्टिवेट करता है केमिकल प्रोसेस के ज़रिए, जिसमें ATP जो होता है वो अमीनो एसिड के साथ कंबाइन होकर फिर एडिनाइन मोनोफॉस्फेट का जो कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब ये बनेगा तो हमारी जो 2 हाई एनर्जी जो फास्फेट बॉन्ड है वो निकलते हैं, मतलब वो गिव अप होते हैं। मतलब कि हमारा जो बॉन्डिंग बन रही है एक अमीनो एसिड के साथ वो ATP कंबाइन हो रही है, ठीक है, जिसकी वजह से ATP मोनोफॉस्फेट का कॉम्प्लेक्स बन रहा है और 2 जो होते हैं हमारे हाई एनर्जी फास्फेट बॉन्ड बन रहे हैं वो गिव अप हो रहे हैं। उसके बाद जो सेकंड जो पॉइंट है उसमें जो होता है कि जो हमारी एक्टिवेटेड जो अमीनो एसिड है, ठीक है, जिसमें एक्सेस ऑफ एनर्जी हुई जो हमने उधर से ली, वो क्या करेगा कि स्पेसिफिक tRNA के साथ वो बाइंड करेगी, ठीक है, जिसकी वजह से हमारा क्या करेगा कि एक अमीनो एसिड tRNA कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। और एट द सेम टाइम जो हमारा जो होता है एडिनो मोनोफॉस्फेट होता है वो रिलीज़ हो जाएगा।
ये दूसरा स्टेप ये है। अब तीसरे स्टेप में क्या है कि जो टीआरएनए जो हमारा अमीनो एसिड कॉम्प्लेक्स कैरी कर रहा था वो एमआरएनए के साथ कांटेक्ट में आएगा, ठीक है, राइबोसोम में, जहाँ एंटीकोडॉन होंगे टीआरएनए के, वो मतलब कि इसके स्पेसिफिक कोडॉन के साथ अटैच हो जाएंगे, जिसकी वजह से एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ दी प्रोटीन बन जाएगी, मतलब कि जो रिक्वायर्ड होगी वो इधर प्रोटीन बन जाएगी। ट्रांसलेशन के बाद बाकी जो टॉपिक्स हैं वो हमारे मतलब के कोर्स में इंक्लूड नहीं है और आते भी नहीं है। अब ये एपोप्टोसिस कभी कभी आ जाता है। अब एपोप्टोसिस क्या होता है? प्रोग्राम्ड सेल डेथ, मतलब कि हमारी जो बॉडी सेल में सबसे पहले कह रहा है कि ट्रिलियन ऑफ दी बॉडी सेल मतलब कि प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब ये क्या करेंगे कि मतलब कि अब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें हमारा जो प्रोटीलाइटिक कैस्केड होगा वो क्या करेगा कि जो एक सेल को श्रिंक कर देगा, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी साइटोस्केलेटन होगा वो डिसेंबल हो जाएगा, जिसकी वजह से जो हमारी जो सेल की जो सरफेस होगी ना वो अल्टर हो जाएगी। मतलब कि आप एक ऐसा टाइम मतलब कि सेल की डेथ ऐसी हो जिसकी मतलब कि प्रोग्राम्ड हो, मतलब कि जिसका एक टाइम ड्यूरेशन हो, तो उसी टाइम में उस सेल की डेथ होगी तो उसको हम कहेंगे एपोप्टोसिस, ठीक है। अब इसमें जो प्रोग्राम सेल डेथ में मतलब कि सेल डाई करते हैं, ठीक है, उसका रिजल्ट क्या होता है कि एक एक्यूट इंजरी हो गई, स्वेल हो गया, बस्ट हो गया। तो ये सारे जब इंजरी और स्वेल और बस्ट की वजह से जब मेम्ब्रेन लॉस हो जाए और सेल डिस्ट्रॉय हो जाए तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। और ये मतलब कि इसकी प्रोग्रामिंग डेथ नहीं है। इसके अलावा जब देखते हैं कि अब जब कोई भी बच्चा पैदा होता है तो उसकी जो फिंगर्स होते हैं वो मतलब कि वो मिली हुई होती हैं, तो उसके बीच में गैप नहीं होता, तो विद द रेस्पेक्ट टू टाइम ड्यूरेशन में फिर उसकी जो फिंगर्स होती हैं वो ठीक हो जाती हैं। वो ये क्या होता है कि उसके बाद मतलब कि एक ऐसा टाइम होता है कि उसके बीच में जो मांस होता है हमारे फिंगर्स के दरमियान, जो बच्चे के फिंगर्स के दरमियान, वो फिर ख़त्म हो जाता है। तो उस जो मांस सेल्स जो होंगे वो डिस्ट्रॉय हो जाते हैं एक स्पेसिफिक टाइम में, ठीक है। ये अब एपोप्टोसिस जो होता है ये प्रोग्राम सेल डेथ होती है। और जो हमारी नेक्रोसिस होती है ये किसकी वजह से होगी? जैसे भी कोई भी इंजरी हो गई, स्वेलिंग हो गई, बस्ट हो गया, जिसकी वजह से हमारी जो मेम्ब्रेन है वो उसकी लॉस हो गई, तो जिसकी वजह से सेल के जो सेल हैं वो डेथ हो गए, तो उस प्रोसेस को हम कहेंगे नेक्रोसिस, ठीक है। अब ये दोनों में फ़र्क है कि एपोप्टोसिस में क्या है। अब जो एपोप्टोसिस होती है वो ऑर्डरली सेल डेथ है, जिसमें हमारी क्या होगी कि डिसेंबली हो जाएगी, ठीक है, और फेगोसाइटोसिस ऑफ द सेल हो जाएगी, ठीक है। मतलब कि ये एक प्रोग्राम्ड होती है, मतलब इसका टाइम ड्यूरेशन होता है। बाकी जो नेक्रोसिस होती है वो किसी इंजरी, स्वेलिंग या बस्ट की वजह से जो हमारे सेल डिस्ट्रॉय हो रहे हैं तो उसे हम नेक्रोसिस कहते हैं। इसी के साथ ही हम आज का लेक्चर यहाँ पे एंड करते हैं। उम्मीद है आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा। बेसिकली जो हमारे जो कोर्स से रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं वो हम कवर करते जा रहे हैं, बाकी जो टॉपिक्स हैं वो जो इंक्लूड नहीं है तो हम उसको स्किप कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पे न्यूली हैं तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें, ठीक है। और अगर कोई भी चीज़ आपको समझ नहीं आ रही तो आप कमेंट में क्वेश्चन कर सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं आपको उसका आंसर प्रोवाइड करूँगा। अपना ख्याल रखना, बाय।